तो यार इसमें हम क्या करेंगे, हम इंटरव्यूज़ के जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं यार हम अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन के साथ। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये ठीक है भैया, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है यार? तो यार एक ऑब्जेक्ट के अंदर भाई जो की वैल्यू पेयर होती हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिटरल हम किसे कहते हैं यार, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा की वैल्यू पेयर होता है और उसी को हम ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। ठीक है, और यार ऑब्जेक्ट लिटरल में मतलब बहुत तरीके के डेटा हो सकते हैं, मतलब ये यहाँ तो या तो एरे हो सकता है, तो फंक्शन होता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि ये जेसन नाम की चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको फिगर दिख रही है भैया, यही है जेसन। ठीक, अब जेसन और जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है यार, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब इंटरव्यूअर आपसे सिंपली यही पूछना चाहता है कि भैया जो जेसन है और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, क्योंकि यार जेसन में भी अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, ठीक है, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ये वाले साइंस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ ऐसे नेम लिखते हैं, देन हम यहाँ उसकी वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया विकास। ठीक, और उसी तरीके से यार मैं यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ विकास। ठीक, और मतलब अगर आप देखोगे तो ये सिंटैक्स और जो आपको सिंटैक्स यहाँ दिख रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, जो आपको सिंटैक्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सही है। ठीक है, मगर इसमें और इसमें अंतर क्या यार, जेसन जो हमारी फाइल है, जेसन की फाइल में अगर आप देखोगे तो जो अगर मैंने ये की है मेरा, ठीक है, अगर ये मेरा की है और ये भी मेरा एक की है, ठीक है, ये मेरे दोनों ही की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा लिखा हुआ है जेसन के अंदर, ठीक है, और ये वाला जो मेरा लिखा हुआ है, ये वाला मेरा लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जेसन में अगर आप देखोगे तो ये जो की है, ठीक है, इसके भी अक्रॉस ये हमारा कोटेशन मार्क होता है। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट में हमारे इस नेम के अक्रॉस कोटेशन मार्क नहीं होता। ठीक है, तो यार मेन डिफरेंस है ये समझने का कि यार ऑब्जेक्ट और जो हमारा जेसन है उस दोनों में बेसिक जो हमारा डिफरेंस है वो है क्या। ठीक है, तो ये बातों को समझ में आ गया। अब यार जो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट में नोटेशंस होते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, जबकि जो हमारा जेसन फाइल है यार वो भी जेसन फाइल का जो लिखने का फॉर्मेट है, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट में जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जैसा वैसा होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जेसन बेसिकली क्या है, जेसन यार एक फॉर्मेट है जिसका यूज़ करके हम ऑन द नेट, मतलब नेट के थ्रू, जहाँ हम रेस्ट एपीआई की बात करें या किसी भी तरीके की बात करें, ठीक है, तो उसमें नेट के थ्रू हम जो डेटा पास करते हैं वो हम जेसन फॉर्मेट के अंदर पास करते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि भैया आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फर्स्ट क्लास फंक्शन। भाई फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है? भाई तो फर्स्ट क्लास फंक्शन सिंपल सा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हम जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो किसी तरह का फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब क्या यार, मतलब यहाँ देखो कि यार यहाँ एक सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है गेट ग्रीट नाम से, ठीक है, और उसके ये सिंपल क्या कर रहा है, रिटर्न करा भैया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, और अगर मैं एक दूसरा यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ, मैसेज नाम का, मैसेज जो मेरे फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ। ठीक, तो इन 2 आर्गुमेंट्स में कंसोल करा दे रहा हूँ। ये भी मेरा एक सिंपल सा एक सिंगल क्लास फंक्शन है, सो फर्स्ट क्लास फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास फंक्शन कौन होते हैं यार? वो फंक्शन जिसके अंदर आर्गुमेंट्स, जो हमारे आर्गुमेंट्स है, ये देख रहे हो, ये जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स में फंक्शन ना पास हो। ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट क्लास फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा भी है कि उसमें फर्स्ट क्लास फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। ठीक, और द फंक्शन रिटर्न्स बाय द अनदर फंक्शन एंड कैन बी द फर्स्ट क्लास फंक्शन इज द फंक्शन दैट ट्रीटेड लाइक द अदर वेरिएबल्स। Function can passes an arguments to the function. The function can return by the another function and we can assign any value to the variable, और हम जो वेरिएबल्स है उसको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें यार फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। तो यार फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, एक मिनट, हमने यहाँ क्या बात किया यार, फर्स्ट क्लास फंक्शन, सॉरी। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है? सब फर्स्ट क्लास फंक्शन हमारे वो फंक्शंस होते हैं डेट ट्रीट्स लाइक एनी अदर वेरिएबल, जिसमें कि हम जिसको हम बिल्कुल ही जो बाकी वेरिएबल्स हमारे होते हैं और सिर्फ उसी तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फंक्शन कैन पास एज एन आर्गुमेंट टू द अदर फंक्शन, हम जिसमें कि कह सकते हैं कि यार एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास हो सकता है,
या फिर एक फंक्शन कैन रिटर्न द अनदर फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, या फिर वी कैन असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, या फिर हम एक वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसा आप देख सकते हो हमने एक गेट ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और इस फंक्शन को हमने बेसिकली क्या किया, एज एन आर्गुमेंट हमने यहाँ गेट ग्रीट को पास किया है, ठीक है। और फिर हमने जो उस गेट ग्रीट को फिर हमने यहाँ गेट मैसेज लिख दिया है, ठीक। और जो इमरान है वो हमारा नेम के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं यार, फर्स्ट क्लास फंक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी फंक्शन एनी अनदर फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन यार वो फंक्शंस होते हैं जो कि आर्गूमेंट के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट मतलब इस ब्लॉक के अंदर अगर आपने कोई फंक्शन पास कर दिया तो भाई वो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन नहीं है। और अगर आपने कोई जो फंक्शन किसी तरह का फंक्शन इस आर्गूमेंट के अंदर पास नहीं किया तो भाई वो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं आर्गुमेंट पास कर दूँ तो फिर क्या होगा यार, फिर वो हायर ऑर्डर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट द अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। पहली चीज़ तो भाई वो जो फंक्शन है, ठीक है, वो दूसरे फंक्शन को, दूसरा एक जो फंक्शन हो उस दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट ले लेता है, ठीक है। और रिटर्न एज वेल, ठीक। और साथ में क्या कर सकता है कि यार वो एक फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। तो वैसे हम फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। अगर आपको यार इतनी सारी मैंने चीज़ें बोल दी आपको नहीं समझ में आई, थोड़ा सा आपको एग्जांपल यहाँ आपको एक छोटा सा दिया हुआ है, उससे आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। यार देखो यहाँ पहले एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उस फंक्शन का हमने नाम दिया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, कंसोल करा रहा है सिंपल सा कि भाई हेलो आई एम अ फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, ठीक। भैया ये फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, ठीक। और अगर आप देखोगे तो पहले तो यार हम यहाँ से जिसमें पास कर रहे हैं, ठीक है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन में ऐसे रिटर्न करेगा, ठीक है। उस फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन में फिर जो रिटर्न हो रहा है, फिर हम इस फंक्शन के थ्रू एक तो हम आर्गुमेंट पास करें और फिर हम यहाँ जो रिटर्न कर रहे हैं वो भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो हमारा है भैया एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो जा रहा है, ठीक। सिंपल से अगर आपको बात बताऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया, ठीक है। ये कांस्टेंट बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक। और ये इसको आप बोल सकते हैं एरो फंक्शन है, ठीक। और इस एरो फंक्शन में ये जो आर्गुमेंट वाली जगह है, इस आर्गुमेंट वाली जगह की जगह में हमने क्या किया है, अगर आप यहाँ देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये हमारा एक फंक्शन है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसके अंदर गया, ठीक, तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट है, इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट जा रहा है वो क्या है, एज एन फंक्शन है, ठीक है। और हम यहाँ रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम रिटर्न करा रहे हैं एक नया फंक्शन, ठीक। तो यार वो फंक्शन जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास, हम एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उसी फंक्शन से हम एक फंक्शन रिटर्न भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमारे आ रहा है यार क्वेश्चन कि भैया ये यूनरी फंक्शन क्या होता है। तो एक यूनरी फंक्शन क्या होता है, वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट, ठीक। जो कि सिर्फ एक ही आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है उसी को हम यूनरी फंक्शन बोलते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। इस फंक्शन को हम एज एन वो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इस फंक्शन में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट पास हुआ है ना। और फिर हमने कंसोल करा दिया, कंसोल डॉट लॉग a + 10, जो भी हमारी a में वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड कर देना और फाइनली हमारा फंक्शन का जो भी हमारा रिटर्न आएगा वो ऐसे कंसोल में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इस फंक्शन को लिया और इसके अंदर 10 पास कर दिया और जो आउटपुट आ गया वो 20 आ गया, ठीक है। क्योंकि 10 + 10 = 20, ठीक। तो एक सिंपल सा फंक्शन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही आर्गुमेंट पास करते हो तो उसको आप यूनरी फंक्शन कहते हो, ठीक है। आगे चलते हैं यार। अब आगे जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है भैया व्हाट इज़ टेम्परेरी डेड जोन, ठीक है। तो टेम्परेरी और डेड जोन क्या है भी, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो अगर हम लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल की जब बात करते हैं, ठीक, तो उन दोनों को ही हम अगर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और उन डिक्लेयर करने से पहले अगर उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो भैया एक रेफरेंस एरर आ जाएगा, ठीक है। एंड विल बी इन द आउटपुट के अंदर भी एक रेफरेंस एरर आ जाएगा। मगर वार के साथ ऐसा चीज़ नहीं होता, ठीक है। एंड वार के साथ अगर हम बात करें तो वार के साथ आउटपुट में आ जाता है कि भाई ये अनडिफाइंड, अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया गया, ठीक, आउटपुट के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी डेड जोन, ठीक। अब इसका मतलब क्या यार, यहाँ आपको सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूँ। टेम्परेरी डेड जोन का मतलब क्या, अगर आप देखोगे
ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने बोला भाई काउंटर 1 को कंसोल करो, काउंटर 2 को कंसोल करो, ठीक है। तो अगर ये वार है, ठीक है, तब दोनों को अगर आप देखोगे तो हम जो कंसोल कराने की कोशिश कर रहे हैं अभी, दोनों ही जो मेरे वेरिएबल हैं जो वार से मैंने डिफाइन किया और जो लेट से डिफाइन किया, दोनों ही बाद में आ रहे हैं, मतलब बाद में हमने डिक्लेयर किया और बाद में इनिशियलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और हम इनको पहले कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मतलब डिक्लेयर यहाँ हो रहा है और मैं कॉल उसको पहले ही कर रहा हूँ। डिक्लेयर यहाँ हो रहा है काउंटर 2, ठीक है, और इसको मैं डिक्लेयर पहले ही कर रहा हूँ, मतलब यूज़ पहले कर रहा हूँ, ठीक। तो इस केस में क्या होता है भाई, ये जो वार है, ठीक है, वार के केस में तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक, मगर लेट के केस में आपको क्या रेफरेंस एरर मिलेगा आउटपुट के अंदर, ठीक। अभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है यार क्योंकि जो वार है, जो लेट है, लेट का एक स्कोप है, मतलब ये जो आपको करली ब्रेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब लेट अगर हमने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है तो लेट इस फंक्शन के इस ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकता, समझ गए, ठीक है। जबकि जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल कितना क्या होता है भैया, वेरिएबल यहाँ से उठ के सबसे टॉप पे चला जाता है और इसी सिर्फ यही नहीं रहेगा, ठीक है, वेरिएबल उठ के और पीछे चला जाता है, ठीक। तो जिससे सिस्टम को क्या लगता है कि भाई जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया है, ठीक, मगर अभी उसमें वैल्यू नहीं आई, ठीक है। तो उस वजह से उसको क्या लगता है और इस वजह से ये जो हमारा वार है, वार को ये अनडिफाइन दिखाता है, ठीक। जबकि अगर मैं लेट की बात करूँ तो अब हमने यहाँ सीधा इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि इसको इनिशियलाइज़ कर दिया तो ये अपना बेसिकली रेफरेंस एरर दिखाता है कि बोलता है भैया देखो लेट की जिसकी आप बात कर रहे हो वो अभी यहाँ है नहीं, ठीक, मतलब अभी जिस भी चीज़ की आप रेफरेंस ले रहे हो भैया हमें उसके बारे में नहीं पता है आप किसकी रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, इसलिए वो हमने क्या देता है, रेफरेंस एरर दे देता है। और जो लेट का एक्सेस है वो किस में यार, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक ही है, ठीक। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसलिए और इसी चीज़ को हम, ये जो जावास्क्रिप्ट में बिहेवियर है लेट और कॉन्स्ट का, ठीक है, और ये जो लेट के साथ हो रहा है भाई यही कॉन्स्ट के साथ भी होगा, मगर जावास्क्रिप्ट में जो वार है, वार के साथ अलग ही चीज़ होती है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ दिखा दी, ठीक। यार अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या भैया, व्हाट इज़ IIFE, ठीक। अब IIFE का फुल फॉर्म की बात करूँ तो आप ये हो गया इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हम चाहते हैं कि भैया जैसे ही हमने फंक्शन क्रिएट हुआ, ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम उस फंक्शन पे पहुंचा वैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब मैं उसको कहीं और कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सेल्फ कॉल फंक्शन है, ठीक है। वो क्या है, एक सेल्फ कॉल फंक्शन है भाई। एक सेल्फ कॉल फंक्शन को आप किससे डिक्लेयर करते हो, मतलब आप चाहते हो कि भैया जैसे ही मेरा प्रोग्राम शुरू हो वो फंक्शन अपने आप चल जाए, ठीक, मतलब मैंने उसको फंक्शन को कहीं नहीं कॉल किया, ठीक है, वो फिर भी चल जाए, ठीक। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो मैं क्या लिखूँगा भाई, फंक्शन लिखूँगा और फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखना है अपने ब्लॉक के अंदर लिख दूँगा और फाइनली मैं ये पैरेंथेसिस से यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं इस फंक्शन के अक्रॉस पैरेंथेसिस लिखूँगा, ठीक है, ये पैरेंथेसिस आ गए और उसके बाद फिर मैं एक दोबारा से पैरेंथेसिस दे दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन हो गया, ठीक है, कि फंक्शन बनते ही डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फंक्शन बनते ही डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं IIFE, मतलब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है, तो प्रॉमिस या सिंपल से अगर आप बता सकते हो उसको डेली लाइफ का एग्जांपल लेके, भैया देखो प्रॉमिस कुछ नहीं होता, प्रॉमिस सिंपल सा एक एक्शन और एक कॉल बैक का सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब क्या यार, मैंने किसी को कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, तो प्रॉमिस अगर मैंने पूरा करता हूँ तो उसके अगेंस्ट एक एक्शन होगा, ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा कि मैं प्रॉमिस पूरा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार मैं इतने टाइम में आपका ये काम कर दूंगा, तो बदले में वो मेरे को इतना पैसा देगा, ठीक है। और अगर मैं बदले में अगर मैंने इसको प्रॉमिस किया कि भाई मैं इतनी देर में तेरा काम कर दूंगा, मगर मैं उसका काम नहीं कर पाया, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो मेरे को पैसे नहीं देगा, वो मेरे को बोलेगा कि भाई तूने तो मेरा काम ये ही नहीं, और शायद वो अगली बार आपको कोई काम ना दे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली प्रॉमिस के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कि भैया हम एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस प्रॉमिस के अंदर कंडीशंस देते हैं कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो कॉलबैक फंक्शन होगा इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो डन हो गया होगा, या तो वो रिजेक्ट हो गया होगा। तो अगर वो डन हो गया होगा तो भाई उसको हम रिजॉल्व नाम के एक फंक्शन बना के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो रिजेक्ट को हम रिजेक्ट नाम के सेक्शन में हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं भैया अगर सक्सेसफुल हो गया जो भी आपने प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो वो सक्सेस में चला जाएगा, और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो फिर वो एरर में चला जाएगा, ठीक। तो यार यही होता है अपने सिंपल सा प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस को यार वैसे समझने के लिए इतनी छोटी सी मैं आपको नहीं समझा सकता, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक। और आपको बेसिकली प्रैक्टिकली अगर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एज एन आपको इंटरव्यू में आप क्या जवाब दे सकते हो, तो वो उसके लिए मैंने आपको एज एन सिंपल
रियल लाइफ एनालॉजी के हिसाब से बताया, ठीक है भाई। तो कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि आप दूसरा फंक्शन एज एन आर्गूमेंट पास करते हो, ठीक है, और जिसको आप बाद में एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ठीक है, तो उसी को हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा है यार, देखो अब आप मान लो कि आप स्कूल में हो, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है ना। तो फ्रेंड, अब आप क्या करना चाहते हो, जो आप सबको असाइनमेंट मिला है, ठीक है, और यार आप असाइनमेंट करना नहीं चाहते, ठीक है, मगर मतलब खुद से नहीं करना चाहते, भले ही आपको भाई कहीं से कॉपी मिल जाए किसी की, जैसे कि आप लोग यूजुअली करते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को कॉपी किसी की मिल जाए भाई फ्रेंड की, तो मैं उसको कॉपी कर लूँगा, ठीक। तो भाई दो काम हो गए, एक तो किसी न किसी को तो भाई वो काम करना पड़ेगा, और जब कोई ना कोई काम कर लेगा तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन क्या हो गया कि यार एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब जब एक फंक्शन अपना काम पूरा कर लेगा तभी दूसरा फंक्शन चलेगा, ठीक है। मतलब कॉपी करने के लिए भाई आप होमवर्क को कॉपी करना चाहते हो, तो भाई किसी न किसी ने होमवर्क किया होगा तब तो उसके होमवर्क को कॉपी करोगे, राइट। तो वही सेम चीज़ हो गई कि भैया होमवर्क करना है, एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक इसके डिपेंडेंट एक दूसरा फंक्शन चलेगा। तो ये जो मेरा फंक्शन हुआ, ठीक है, जो दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये मेरा कॉल बैक फंक्शन हो गया, ठीक। तो ये फंक्शन चला, और इस फंक्शन के मैंने सोचा कि भैया इस फंक्शन में जब ये स्टेट अचीव हो जाएगी तो उसके बाद मेरा एक दूसरा फंक्शन अपने आप चल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग में बेसिकली जो मैंने आपको व्यवहार है अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग नाम के मैकेनिज्म में क्या होता है कि यार अगर मैं वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मगर मैं उसको एक्सेस से पहले ही कर सकता हूँ, वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वार लिखा, तो अगर मैं कंसोल यहाँ करा रहा हूँ तो फिर भी भले अनडिफाइन आ रहा है, ये नहीं बोल रहा कि भाई ये मैसेज के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि इस वेरिएबल को उठा के सबसे ऊपर जो भी टॉप में जितनी टॉप में जा सकता है, ठीक है, उतने टॉप में जाके इस वेरिएबल को उठा के वहाँ डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आपको जो वार मैसेज यहाँ इस तरीके से दिख रहा है, वार मैसेज इक्वल्स टू, ठीक है, ये ऐसे ना हो के ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि भाई अगर मैंने वार फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5, ठीक है, मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है और मेरा ये प्रोग्राम का जो डब्बा है वो शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो मेरा जावास्क्रिप्ट ये करता है कि भाई इसको यहाँ से हटा देता है, बोलता है कि हम यहाँ नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, हम वार को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। वार को हमने यहाँ डिक्लेयर किया, अब ये जाके यहाँ यूज़ हो रहा है, a इक्वल्स टू 5, हम इसको यहाँ असाइन कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह का बिहेवियर जो जावास्क्रिप्ट हमेशा ही अपनाता है भैया बार के साथ, वार के साथ, या लेट के साथ, या कॉन्स्ट के साथ, ठीक। तो इसी को हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यार, वो आता है कि ठीक है, व्हाट इज़ अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। भाई अनडिफाइंड प्रॉपर्टी क्या है? तो यार अनडिफाइंड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। वो ये है कि भाई अगर मैंने वार लिख दिया, वार इक्वल्स टू a, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर, और मैं प्रोग्राम लिखते जा रहा हूँ, फाइनली यार मैंने बोल दिया कि चलो हम वार को कहीं यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहीं लिख दिया कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना, ठीक है, c इक्वल्स टू a प्लस बी। अब मैंने लिख तो दिया, बट मैंने कहीं भी a को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर दी। डिक्लेयर मैंने कर दिया था इधर, ठीक है, डिक्लेयर मैंने कर दिया, बट मैंने a की कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। तो उस केस में ये जो मेरा एरर है, ये मेरे को एक एरर देगा, बोलेगा कि भैया जो a है वो अनडिफाइन है, ठीक है, अनडिफाइन है, ठीक है। तो अनडिफाइन में अगर आप कोई नंबर ऐड करोगे तो भाई ऐड तो हो नहीं सकता, तो उस वजह से एरर आ जाएगा। मगर अगर सिर्फ और सिर्फ आप a को प्रिंट कराओगे तो a में आ जाएगी वैल्यू अनडिफाइन की, ठीक है। अनडिफाइन का मतलब यार आपने उसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर तो कर दिया है, मगर उसको फाइनली उसमें इनिशियलाइज़ नहीं किया। इनिशियलाइज मतलब मैंने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली अभी तक, ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे हो, कुछ भी हो, बट अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। जब आप यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं व्हाट इज़ अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। तो अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यही है, राइट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया नल वैल्यू क्या होती है। तो नल वैल्यू सिंपल सी होती है कि मान लो जहाँ मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेरा वेरिएबल है a, ठीक है। अभी यार मैं इसमें ना कोई स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, और ना ही कोई नंबर देना चाहता हूँ। मैं दोनों में से कुछ नहीं देना चाहता, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको चाहता हूँ कि भाई खाली रहे, मगर खाली रहेगी तो क्या होगा, खाली रहेगी तो यार इसकी वैल्यू अपने आप अनडिफाइन सेट हो जाएगी, ठीक है। क्या सेट हो जाएगी, अनडिफाइन सेट हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि यार इसकी वैल्यू अनडिफाइन सेट हो। तो मैं बाय इंटेंशनली a को वैल्यू एक असाइन करूँगा जो होगी नल, ठीक है। और नल का मतलब जावास्क्रिप्ट समझता है कि भाई यहाँ कोई वैल्यू अभी नहीं है,
ठीक है। अभी यहाँ कोई भी वैल्यू हम नहीं देना चाहते, ठीक। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है, राइट। तो यही हम बोलते हैं कि भैया नल वैल्यू। तो नल वैल्यू क्या है यार? एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। किसी भी वैल्यू का जो एब्सेंस है उसी को हम नल वैल्यू कहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भैया जावास्क्रिप्ट को बताना चाहता हूँ कि भाई अभी मैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं लेना चाहता, तो मैं वहाँ नल स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं नल स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ अनडिफाइंड स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो अब भैया अब आता है भैया व्हाट इज नैन, ठीक है। इज नैन क्या है? तो यार इज नैन सिंपल सी बात है, अगर आप नैन के बारे में जानते हो तो नैन क्या है भाई? अगर मैं बोलूँ नैन क्या है, ठीक है, तो नैन का फुल फॉर्म होता है भाई नॉट अ नंबर, ठीक है। नैन का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट अ नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं नैन उस जगह पे यूज़ करता हूँ, उस जगह को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करता हूँ जहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये नंबर नहीं है, ठीक। तो इज नैन क्या हो गया? इज नैन ये हो गया कि मतलब क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्या ये नंबर नहीं है, क्या ये नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ठीक, VIKSH, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। तो मैंने एक स्ट्रिंग के आगे लगा दिया कि भाई इज नैन, ठीक है, और इसको फिर इसके अंदर डाल दिया, ठीक। तो ये क्या चेक करेगा कि क्या ये जो अंदर वैल्यू है ये कोई नंबर नहीं है क्या, ठीक है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, ये नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी, ठीक। और मैं इसी की जगह अगर इज नैन करके इसके अंदर डाल दूँ 9, ठीक है, तो फिर मेरी जो वैल्यू आएगी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया क्या ये जो हमने वैल्यू जो भी अंदर ली हुई है क्या ये नंबर नहीं है? भाई ये नंबर है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर नहीं होता तो इसकी वैल्यू हो जाती है ट्रू, ठीक है। मगर क्योंकि है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी फॉल्स, ठीक। तो बेसिकली इजनेन क्या करता है? आपको बूलियन वैल्यू आउटपुट में देता है, ठीक है। क्या देता है? BOOLEN, बूलियन वैल्यू देता है। या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया, और आप अब इजनेन का मतलब जानते हो, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया व्हाट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। भैया ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? भाई ग्लोबल वेरिएबल सिंपल सी बात बोलता हूँ कि यार अगर मेरा इतना बड़ा पेज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा पेज है, तो एक ऐसी वैल्यू जो कि मेरे इस पेज में मैं कहीं कुछ भी कोड लिख दूँ, ठीक है। तो अगर मेरी एक ऐसी वैल्यू है जो कि इस पूरे पेज में एक्सेसिबल है कहीं भी, ठीक है, मैं कहीं भी यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हमेशा मेरे को मिल जा रही है, चाहे मैं फंक्शन के अंदर यूज़ करूँ, चाहे फंक्शन के बाहर यूज़ करूँ, चाहे कहीं भी यूज़ करूँ, ठीक। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। GLOBAL ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ में आ गया? तो वो हमारे हो गई ग्लोबल वेरिएबल। अब आते हैं भाई हाउ डू यू एक्सेस इफ़ द की इफ़ अ की एग्जिस्ट और नॉट इन एन ऑब्जेक्ट। आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो किसी की को कि भैया जो की है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है, ठीक। तो यार यहाँ कुछ तरीके आपको दिए हुए हैं कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि कोई की किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं, तो आप या तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि भाई अपने की का जो भी आपका स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है, की का जो नाम है उसको एज इन स्ट्रिंग में पास कर सकते हो इन ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप नॉट का साइन लगा देते हो। आप नॉट के साइन में को बेसिकली क्या करोगे? इससे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दोगे उल्टा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट में, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भैया क्या ये की पहला वाला हमारा ऑब्जेक्ट जो मेरा पहला वाला इक्वेशन है वो फाइंड कर रहा है कि भैया क्या ये की ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या हो गया हो कि भैया क्या ये की इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्या ये की इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम ये पता करने चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ तीसरा अगर आप जो एक तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो वो क्या आप देख सकते हो कि भैया जो ऑब्जेक्ट की होता है, ऑब्जेक्ट में एक मेथड होता है हैज़ ओन प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो उसमें आप वो की एज इन स्ट्रिंग डाल सकते हो, ठीक। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि भाई वो की है जो भी आप की सर्च करना चाहते हो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो ट्रू आएगा और नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर यूजिंग द अनडिफाइंड कंपैरिजन, आप अनडिफाइंड कंपैरिजन का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आपको ने सबसे पहले डिफाइन किया यूज़र नाम से, और इस यूज़र नाम के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया नेम इक्वल्स टू जेसन, ठीक है, नेम इक्वल्स टू जॉन, ठीक। और आपने बेसिकली यहाँ क्या किया कि आपने यहाँ बोला कि कंसोल डॉट नेम अनडिफाइंड के इक्वल अगर है, यूज़र डॉट नेम जो है अगर वो अनडिफाइंड है, क्या वो अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर अनडिफाइंड नहीं है तो उसको ट्रू कर दो। अगर यूज़र डॉट निक नेम जो है हमारा वो अनडिफाइंड नहीं है तो उसको फॉल्स कर दो, ठीक है। तो मतलब ये भी एक तरीका है कि यार अगर आपको पता है, ठीक है, कि मतलब मेरा कोई की है इसके अंदर, ठीक, तो आप उसको बेसिकली
उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उस की को रख के, ठीक है, और उसको पता कर सकते हो कि भाई अगर वो अनडिफाइन नहीं, मतलब अनडिफाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यार वो की उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और अनडिफाइन है इसका मतलब क्या है कि भाई वो की जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और जो हमारा ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, राइट, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है यार, इसमें हमने क्या बोला है कि यार आपसे क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू असाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यार आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इस और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो यार ऐसा ही है कि यार मान लो कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि या तो यार ये यूज़र का इनपुट, यूज़र एक इनपुट दे रहा है जो कि ए में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और मैं ये जो वैल्यू ले रहा हूँ ये बी की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तो ए में स्टोर हो रहा है। तो भैया अगर यूज़र ने कोई भी इनपुट नहीं दिया, ठीक, तो उस केस में मेरा इस बी की वैल्यू 3 हो जाए, ठीक है, उस केस में मेरी इस बी की वैल्यू 3 हो जाए। तो ये मेरा है कि भैया डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बेसिकली यही डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं एक वेरिएबल बी डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर वैल्यू ए की आए, और ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है मेरे को नहीं पता, मगर इन केस अगर ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए, ठीक। और इसको अचीव करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, और ऑपरेटर का। तो इस तरीके से आप और लगा के कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई अगर ये है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इसको ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जावास्क्रिप्ट में असाइन कर सकते हो, ठीक। तो यार ये था हमारा पार्ट 1 जावास्क्रिप्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चंस का, क्योंकि आप जानते हो यार जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चंस की कमी नहीं है ना। तो यार इसके बाद भी अगर मेरे को जो मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक, इंटरव्यू के पर्पस के हिसाब से, ठीक है। यार अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।